किसी भी महिला को यदि नियमित रूप से उसका मासिक धर्म आ रहा है और इस बार 1 या 2 माह से उसे वो पीरियड नहीं आया है, चढ़ गया है या फिर आया है और हल्का आया है, और यदि उसके साथ में उसे अन्य लक्षण भी दिख रहे हैं जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी आना या फिर घबराहट होना, बहुत नींद आना, तो ये सब इशारा करते हैं कि वह गर्भवती हो सकती है। उसे तुरंत ही या तो अपना घर में ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से मिल करके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहिए, और इससे उसकी पुष्टि हो जाएगी कि वह गर्भवती है। जैसे ही महिला को पता चलता है कि वह गर्भवती है, तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब ये स्थिति जो है शुरू के 3 महीने में भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कई बार महिलाओं को लेट पता चलता है कि वो गर्भवती हैं, तो तुरंत उन्हें अस्पताल जाना चाहिए। और यदि वो पहले 3 महीने में अस्पताल पहुंच जाती हैं तो वो उनके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि पहले 3 महीनों में क्या होता है कि शिशु का पूरा विकास होता है, उसके सारे अंग विकसित होते हैं, तो उनको क्या खाना है, कौन सी दवा प्रॉपर लेनी है जिससे बच्चों का सही डेवलपमेंट हो, ये सब पता चल जाएगा। तो इसलिए उन्हें तुरंत जैसे ही पता चले कि वो गर्भवती हैं, तुरंत जाकर के अस्पताल में डॉक्टर से मिलना है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। उस समय महिला के गर्भाशय में पहला बच्चा आता है और बच्चे का सारा ही डेवलपमेंट होता है। उसके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लंग है, इन सब का, और ब्रेन्स है, इन सब का विकास होता है। पहला 3 महीना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय जो है महिला को जी मिचला सकता है, उसको उल्टी आ सकती है, भूख ना लगना, बार बार पेशाब जाना, ये सारी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। जो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही होती है वो सबसे अच्छा पीरियड होती है। जो पहली तिमाही में उसको उल्टी लगना, जी मचलाना, भूख ना लगना, ये सब शुरू होता है, ये खत्म हो जाता है। इस समय महिला सबसे अच्छे तरीके से अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करती है। उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है उसकी भूख खुल गई है, उसकी उल्टी खत्म हो जाती है, उसका खाने का मन करता है, उसका वेट गेन शुरू हो जाता है, और बच्चे का भी जो है डेवलपमेंट जो शुरू हुआ था शुरू की 3 तिमाही में, पहली तिमाही में, वो इसमें बढ़ रहा होता है। तो धीमे धीमे मरीज़ का वज़न बढ़ना शुरू होता है, उसका पेट भी निकलना शुरू होता है, उसको जो है 5 महीना जब पूरा होने लगता है तो उसको बच्चे की हरकत महसूस होने लगती है। उसके अलावा क्या होता है कि जिसको बार बार टॉयलेट जाना हो रहा होता है शुरू में, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शुरू की तिमाही में क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चेदानी बढ़ रही है, ब्लैडर पे, पेशाब की थैली पे प्रेशर पड़ रहा है, उससे महिला को बार बार पेशाब लग रही है। लेकिन जैसे ही दूसरी तिमाही शुरू होती है, उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी में बच्चा बढ़ने लगता है, तो ब्लैडर पर से पेशाब की थैली जो बच्चेदानी के आगे है उस पर से हट जाती है, गर्भाशय उस पर से हट गया है, तो वो प्रेशर खत्म हो गया, तो उसको ये जो बार बार टॉयलेट जाना है, ये समस्या खत्म हो गई है। इसके अलावा जो है बच्चा 5 महीने का होते ही घूमना शुरू कर देता है, तो महिला को ये हरकत पता चलती है। इससे जो है उसका अपने बच्चे से एक जुड़ाव पैदा होता है, उसे बहुत बढ़िया लगने लगता है। इन सब के अलावा दूसरी तिमाही में जो बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हुआ था वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, और ऐसे में क्या हो रहा है, इसके साथ में बच्चे को पोषण देने के लिए माँ का जो है ब्लड वॉल्यूम है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ताकि बच्चे में सही मात्रा में रक्त का प्रभाव हो। तो दूसरी तिमाही में मरीज़ में बहुत सारे अन्य लक्षण पैदा होने लगते हैं, जैसे उसके अंदर अनीमिया की शुरुआत हो जाती है। होता क्या है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगा, और लेकिन उसका जो हीमोग्लोबिन है वो इतना नहीं बढ़ता है, आरबीसी इतना नहीं बढ़ता है। महिला को ऐसा होता है कि उसको जो है उसके अंदर एनीमिया की भी शुरुआत हो जाती है। तो यदि दूसरी तिमाही में महिला जो है आयरन और कैल्शियम की गोली नहीं शुरू करती है, तो ये एनीमिया बढ़ते बढ़ते उसके लिए जानलेवा भी आगे जाकर के साबित हो सकता है। जो पहले और दूसरी तिमाही में बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, वो तीसरी तिमाही में डेवलपमेंट तो पूरा हो गया, लेकिन अब बच्चा वेट गेन करना शुरू करता है, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, उसकी लंबाई और वजन बढ़ना शुरू होता है। इसके साथ में क्या होता है, महिला का भी वजन बढ़ना शुरू हो जाता, अच्छे से बढ़ने लगता है। काफ़ी हद तक जो महिलाओं का होता है कि उन्हें अपनी प्रेगनेंसी में जो वेट गेन करना चाहिए, तो उसमें पहले 3 महीने में तो मात्र 2 किलो तक का ही वेट गेन होता है उनका, 1 या 2 किलो का। दूसरी तिमाही में जो है लगभग 6 किलो तक का हो जाता है, और तीसरी तिमाही में भी जो रिमेनिंग 6 किलो का वेट गेन है वो शुरू हो जाता है उनका। इसके साथ में क्या होता है कि बहुत सारी जो है अब समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। होगा क्या कि गर्भाशय बड़ा हो गया तो उसका प्रेशर जो है पड़ना शुरू हुआ उसके डायफ्राम पे। महिला के जब डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है तो महिला को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसको क्या होता है, सीधे लेटेगी तो उसकी सांस फूलेगी, वो चलेगी, ज़्यादा काम करेगी तो उसकी सांस फूलने लगती है। ये एक सामान्य लक्षण है। पर कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं कि उनको रोज़मर्रा की जो काम होते हैं ना उसमें भी सांस फूलने लगती है।
कि वो अपना खाना भी बना रही हैं तो उनको सांस फूल रही है, वो यहाँ से थोड़ा सा भी मतलब 10-12 कदम भी चल के जाएंगी तो सांस फूल रही है। तो थोड़ा बहुत सांस फूलना सामान्य है, लेकिन यदि ज़्यादा सांस फूल रही है तो वो इंगित करती है कि महिला को हार्ट डिजीज़ हो सकती है या फिर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि तीसरी तिमाही में जो है गर्भाशय अच्छे से बड़ा हो गया है। बड़ा होने के कारण जो हमारे पेट में जो इंफीरियर वेना केवा है, जिसमें कि शरीर के निचले हिस्से से रक्त ऊपर हार्ट में जा रहा है, उस पे भी गर्भाशय का प्रेशर पड़ने लगता है। इस प्रेशर पड़ने के कारण क्या होगा कि मरीज़ के पैरों में सूजन होने लगेगी। तो जैसे महिला जो है दिन के टाइम पे काम कर रही होगी, चल फिर रही होगी या बैठी भी होगी तो उसके पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। परंतु रात में यदि वह आराम करती है और सुबह उठती है तो ये सूजन कम रहेगी। अगर उसके शरीर में ये सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर वक्त रह रही है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर वो थोड़ी एबनॉर्मल हो जाएगी। थोड़ी बहुत सूजन सही है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो एबनॉर्मल है, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर की तरफ इंगित करती है। या फिर मरीज़ को हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, एनीमिया भी हो सकती है, इसके कारण भी सूजन बढ़ सकती है। इन सब के अलावा क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण और बढ़ते हुए बच्चेदानी के कारण जो है आंतों पे भी प्रेशर पड़ता है और उनकी मोटेलिटी, उनका जो मूवमेंट होता है वो भी कम हो जाता है। इस कम मूवमेंट के कारण क्या होता है, मरीज़ों को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो तीसरी तिमाही में कई मरीज़ जो है कब्ज़ की भी शिकायत बताते हैं। उसके अलावा हार्मोन्स के कारण ही और बढ़ती बच्चेदानी के कारण, बढ़ते हुए आंतों पे प्रेशर के कारण जो है उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगती है, बहुत खट्टी डकारें आने लगती हैं, छाती में जलन होने लगती है। ये सब समस्याएं उनके लिए बहुत कॉमन हो जाती हैं। और तो इसीलिए तीसरी तिमाही में जो आमतौर पे महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ता है, उसमें जो है सांस फूलना, फिर खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना, या फिर जो है थोड़ा सा जो है शरीर में सूजन होना, खासकर पैरों में सूजन होना, ये सब समस्याएं हैं। इनके अलावा फिर से तीसरी तिमाही में ब्लड जो गर्भाशय है उसका पेशाब की थैली पे प्रेशर पड़ने लगा तो फिर से महिला को बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं तीसरी तिमाही के हैं। तो शुरुआत में तीसरी तिमाही में बच्चा बहुत अच्छे से पेट में घूमता हुआ महिला को पता चलता है, उसको पता चलेगा कि वो पूरे पेट में कलाबाजी ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आने लगेगा, आखिरी के महीनों की शुरुआत होने लगेगी, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके पास घूमने की पेट में जगह कम होगी। जब घूमने की जगह कम होगी तो बच्चा पूरे पेट में कलाबाजी नहीं लेगा, लेकिन हाँ, मरीज़ को ये ज़रूर महसूस होगा कि कहीं उसका हाथ चल रहा है, कहीं पैर चल रहा है। महिला को ये लगे कि नहीं, 4-5 घंटे तक बच्चा एकदम ही नहीं घूमा, तो ये एबनॉर्मल है। तो ऐसी स्थिति में महिला को तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। गर्भावस्था के दौरान जैसे मरीज से कहा जाता है, महिला से कहा जाता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो ऐसा नहीं है। वो खाना सब कुछ खा सकती है, पर उसका आहार संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। उसको बाहर के तले भुने खाने से, बहुत मिर्च मसाले वाले खाने से बचना चाहिए। और अपना जो खाना है, होता क्या है कि जब गर्भावस्था है तो अंदर उसके एक बच्चा पनप रहा है। बच्चे के पनपने के लिए भी उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा भोजन की आवश्यकता है। तो जब महिला पहली बार जो है अस्पताल में दिखाने आती है, जब पहली तिमाही में, तो उसका प्री प्रेगनेंसी जो वज़न, यानी गर्भ धारण करने से पहले जो वज़न है, वो वज़न और उसकी हाइट के हिसाब से डॉक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसका बीएमआई कितना है, और इस बीएमआई के हिसाब से महिला को अपना खान पान करना चाहिए। तो मान लीजिए जैसे हमने मान लिया कि उसका बीएमआई सामान्य है, यानी 18 से 25 के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है अपना कम से कम वो 11 से 13 किलो तक का वज़न गेन कर सकती है। इसलिए जो उसका कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो 2100 तक किलो कैलोरीज तक चला जाता है। यानी जो आमतौर पे वो 1800 कैलोरीज खा रही थी, उसके अलावा उसे 300 कैलोरी एक्स्ट्रा वो ले सकती है। ये प्रतिदिन उसको ये 300 कैलोरी बढ़ानी है। पर ये जो उसने खाना है 2100 कैलोरी, ऐसा नहीं करना है उसे कि 3 बड़े बड़े मील्स में ही खाना है, कि हमने 3 बार बड़ा बड़ा खाना खा लिया, ऐसा नहीं करना है उसको अपना ये दिन भर का खाना जो है 5-6 बार में बांट के थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन्स तो जो है महिला को अंडे से मिल सकता है, अगर वो मांसाहारी है तो, या फिर अंडा खाती है तो, और नॉनवेज खाती है तो नॉनवेज ले सकती है। वरना शाकाहारी महिलाओं के लिए अंकुरित मूंग है, छेना है, पनीर है, दूध है, इससे उन्हें बहुत अच्छे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। तो उनको अपने खाने में जैसे कम से कम 2 कटोरी दाल तो रखनी ही चाहिए। उसके अलावा जो है थोड़ा बहुत पनीर ज़रूर रखना चाहिए। इन सब के अलावा उन्हें हरी साग सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उनका खून बढ़ता है। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ेगी, बच्चेदानी का साइज़ बढ़ेगा, उससे जो है उनको जलन होगी, एसिडिटी की समस्या बढ़ेगी। तो सादा खाना खाएंगी और सुपाच्य होगा वो उनके लिए, और उससे जलन की समस्या कम होगी। इसके अलावा उन्हें
पानी का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। जैसे ही प्रथम तिमाही समाप्त हो उसके बाद उन्हें कम से कम 180 दिन के लिए अपनी प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम खाना है। एक आयरन की गोली रोज़ खानी है और एक कैल्शियम की गोली सुबह शाम खानी है। इस तरह से जो है महिला एक मतलब घर का बना हुआ साफ, पौष्टिक और संतुलित खाना अगर खाएगी तो उसको अच्छे से प्रेगनेंसी में वेट गेन होगा, उसका बच्चा भी अच्छे से डेवलप होगा और उसको जो प्रेगनेंसी में खून की कमी होती है, एनीमिया की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, उसका कम सामना करना पड़ेगा। गर्भावस्था में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं और जो कि प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। इन समस्याओं को हम जो है तिमाही के अनुसार यानी ट्राइमेस्टर वाइज बांट सकते हैं। जैसे अगर हम प्रथम तिमाही की बात करें तो शुरुआत के 3 महीने में जो मरीज़ को समस्या हो सकती है उसमें है कि एकदम से जो है महीना रुका हुआ था, एकदम से उसको धब्बे लगने लगे या खून चलने लगा। तो ये इशारा करता है कि अबॉर्शन हो सकता है। जैसे अगर हल्का फुल्का धब्बा लग रहा है तो ये थ्रेटेंड अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन ये ब्लीडिंग अगर बढ़ गई तो ऐसे में बच्चा खराब हो सकता है और मरीज़ को सफाई की भी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके अलावा हल्का फुल्का जी मिचलाता है मरीज़ का शुरू के 3 महीनों में, खाना नहीं खाने का मन करता है। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, इतनी ज़्यादा कि वो पानी भी नहीं पी पाती हैं। इस समस्या को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम कहते हैं और ऐसी समस्या में कई बार महिलाओं को अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ सकता है और आईवी फ्लूइड देने पड़ते हैं ताकि उनका जो है ये उल्टी बंद हो पाए। उसके अलावा जो होता है शुरू की तिमाही में कई बार जैसे मरीज़ ने गर्भ धारण किया और वो जो गर्भ है वो उसके बच्चेदानी में स्थापित ना होकर के ट्यूब्स या ओवरीज में स्थापित हो गया, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और ये एक जानलेवा कंडीशन होती है। इसमें मरीज़ जो है कई बार इमरजेंसी में अस्पताल में बहुत तेज़ पेट में दर्द के साथ आती है और अंदर ही अंदर अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये ट्यूब में है या फिर ओवरी में है और फट गई है तो अंदर ही अंदर रक्तस्राव होने लगता है और पेट में खून जमा होने लगता है। इससे मरीज़ के लिए बहुत इमरजेंसी वाली स्थिति है, कई बार उनकी जान भी चली जाती है अगर उनका टाइमली मैनेजमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि शुरू की तिमाही में मरीज़ को अस्पताल समय से आना चाहिए और कम से कम एक अल्ट्रासाउंड वो करा ले 11 से 13 हफ्ते के बीच में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाए। ये तो शुरू की तिमाही की बातें थी। अब बाद की द्वितीय और तृतीय तिमाही में महिला को क्या दिक्कत हो सकती है, तो द्वितीय और तृतीय तिमाही में जो है दिक्कतों में एक तो अबॉर्शन द्वितीय तिमाही में भी हो सकता है कि दर्द आने लगा, बच्चेदानी कमज़ोर थी और बच्चा अपने आप गिर गया। दूसरा ये हो सकता है द्वितीय तिमाही में या तृतीय तिमाही में कि जो हमारे प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो द्वितीय तिमाही के एंड की तरफ यानी 24-25 हफ्ते पे अपने मैक्सिमम उस पे होते हैं और उस समय जो है मरीज़ में कई बार ऐसा होता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इन हार्मोनल चेंजेस के कारण। इसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस के कारण द्वितीय तिमाही में करीब 24 हफ्ते के बाद से कई बार मरीज़ों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी पता चल जाती है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ से क्या होता है, यदि मरीज़ पहले से ही डायबिटिक है शुरू से ही और उसने ध्यान नहीं दिया है तो उसको प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि पहले से यदि डायबिटीज़ है और उसने गर्भ धारण कर लिया, उसका शुगर कंट्रोल नहीं था, तो उससे जो है बच्चों में जन्मजात विकार आ सकता है। लेकिन यदि गर्भावस्था में 24 हफ्ते के बाद उसकी शुगर डिरेंज हो रही है और उसको पता चल रहा है कि वो डायबिटिक है यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे में जन्मजात विकार तो इतना नहीं होगा, लेकिन बच्चे में क्या होता है कि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इंसुलिन मरीज़ में क्या हो रहा है, इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है, शुगर का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, इंसुलिन इतना इफेक्टिव नहीं है, जो सिक्रीट हो रहा है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है और उससे शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, शुगर बढ़ रही है, हाइपरग्लाइसीमिया है। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से बच्चे में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ रहे हैं और बच्चे में वेट गेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें फैट्स बढ़ जाते हैं, तो बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब बच्चे का वज़न ज़्यादा होगा तो उसमें क्या है, डिलीवरी के दौरान जो है एक तो नॉर्मल प्रसव की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी, दूसरा यदि हम नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कई बार बच्चा फंस जाता है और उसमें चोट लग सकती है, उसको खींचतान करके निकालने में उन बच्चे को चोट भी लग सकती है। इसके अलावा क्या है कि कई बार मरीज़ों को जो है उनका तय समय जो होता है, अगर आमतौर पे 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी को हम नॉर्मल मान के चलते हैं, तो 37 हफ्ते के बाद यदि बच्चा 37 हफ्ता पूरा होने के बाद यदि मरीज़ को दर्द आते हैं और प्रसव होता है तो वो बच्चा उसके फेफड़े विकसित हो चुके होते हैं और वो बाहर जो है अब बिना किसी सपोर्ट के सांस ले सकता है। लेकिन यदि 37 हफ्ते से पहले ही मरीज़ को दर्द आने लगते हैं तो इसे प्री टर्म लेबर कहते हैं और ऐसी स्थिति में यदि बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो है उसके फेफड़े ठीक से नहीं डेवलप हुए हैं,
उसका ब्रेन नहीं डेवलप्ड है ठीक से, उसकी आंतें नहीं ठीक से डेवलप्ड है, और उस केस में बच्चे को सांस लेने की समस्या हो सकती है, आंतों में खून चल सकता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, और बच्चे को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार लॉन्ग टर्म सीक्वली भी होते हैं और बच्चा जो है बच तो जाता है लेकिन उठने बैठने के काबिल नहीं रह जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं।